कल कमिश्नर और कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस और आज आईजी और एसपी की कॉन्फ्रेंस किए गए। लगभग 4 घंटे बैठक चली, जिसमें गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजी, एसीएस और सारे वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ आईजी और एसपी भी उपस्थित थे। महत्वपूर्ण जो विषय है उसमें चर्चा हुई। आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चित है गांजा की जो तस्करी है, जो हमारे यहाँ से ट्रांजिट होता है, उसे रोकने की बात, और साथ ही इस मामले में उड़ीसा सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है और भारत सरकार से भी संपर्क किया जा रहा है, और जहाँ ये पहुँचता है उन राज्यों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि वहाँ कार्रवाई हो और उसमें रोक लगाई जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था को लेकर है कि इसमें जिस हिसाब से अभी घटनाएं घटी है और उसे जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर लोग प्रस्तुत किए हैं, उसके रोकथाम के लिए सारे एसपी, कलेक्टर दोनों मिलकर ये पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। तीसरी बात यह है कि पहले एसपी, कलेक्टर संयुक्त रूप से दौरा करते थे, क्योंकि अब बीच में कोरोना काल भी हो गया, बहुत सारी परिस्थितियाँ थी, इस कारण से नहीं हो रहा था। लेकिन अब निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम महीने में 5 से 10 दिन जब दौरा में जाएँ तो एसपी, कलेक्टर साथ में जाएं, ताकि उसे मैदानी जानकारी हो सके, बहुत सारे जो समस्याएं हैं उसकी जानकारी हो सके, उसके निदान हो सके। साथ ही चिट फंड कंपनी की समीक्षा की गई, और पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसमें राजनांदगांव और बिलासपुर में हालांकि छोटी राशि है लेकिन वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई है। बहुत सारे हैं जो कुर्की के लिए आदेश के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे जो डायरेक्टर हैं उसमें गिरफ्तारियां हुई है, और जो कुछ जो केस हैं वो सीबीआई के पास है, कुछ केस है जो लोढ़ा कमेटी के पास है, उससे भी जानकारी शेयर करने के और हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी देने के साथ ही जब इस मामले में चिट फंड कंपनी के बारे में जब समीक्षा बैठक होगी तो उसमें जो एजेंट के जो लीडर हैं उसको भी बुला के और जानकारी ले जाए, ताकि उस संपत्ति की वास्तविक जानकारी हो सके, ताकि हम निवेशकों के पैसा वापस कर सकें। उसके साथ साथ जो पिछले समय नक्सली घटना में जो आदिवासियों को जो गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें निर्दोष लोग भी अभी तक की जेल में निरुद्ध हैं, ऐसे प्रकरणों में तेज़ी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो स्थापित हैं और भी जिलों में स्थापित किया जाए, ताकि वो सुनवाई तेज़ी से हो सके और उनको न्याय मिल सके। इस प्रकार के समीक्षाएं अलग अलग भर्ती की भी समीक्षा की गई, उसकी जानकारी ली गई। तो सारे जो वेलफेयर हैं हमारे पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों के वेलफेयर के, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। सर, ये प्रदेश में उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कुछ इसके मामले में भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई कि घटनाएं घटती है और बढ़ा चढ़ा बता दिया जाता है। जैसे पत्थल गांव की घटना है, उसमें 1 की मृत्यु हुई थी, लेकिन जो सोशल मीडिया में जो चला वो 4 की मौत हो गई, 5 की मौत हो गई। तो इस मामले में भी एक्टिव होके अक्सर होता है कि जो थानेदार है, एसडीओपी है, एसपी है, वो घटना स्थल में चले जाते हैं, वो उसमें उस समस्या को सुलझाने में व्यस्त हो जाते हैं, और इस बीच में बहुत तेज़ी से अफवाह फैल जाती है। तो इस मामले में किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करना है और उसके वास्तविक जानकारी आम जनता को भी मिले और हमारे मीडिया के लोगों को भी जानकारी मिल सके। ये आईजीएसपी को आपने निर्देश भी दिया कि हर हफ्ते आप जनता से मुलाकात करेंगे, किस तरह की इनका सिस्टम है? देखिए, जनता से भेंट मुलाकात करना, पत्रकारों से मिलना, उससे जो समाज में घटित घटनाओं के बारे में उनको वास्तविक जानकारी हो जाती है। अन्यथा होता ये है कि जो अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी जो फीडबैक दें उसी के आधार पे उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन यदि आम जनता से भी मिलते रहेंगे और जनप्रतिनिधियों से मिलते रहेंगे, पत्रकारों से मिलते रहेंगे, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों से मिलते रहेंगे, तो उसमें जानकारी भी मिलेगी और सही जानकारी के आधार पर भी निर्णय भी वो अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए भेंट मुलाकात के लिए भी
निर्देश एसपी और कलेक्टर दोनों को दिए गए हैं। सर जी उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी जी ने मोबाइल देने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना है कि हम जब दे रहे थे तब विरोध कर रहे थे, हमारा मोबाइल खस्ता हाल हो गया, कबाड़ हो गया, इस तरह की बात हो रहा है, इस पर क्या कहना है? उन्होंने स्कूटी और लैपटॉप देने की बात कही। वहाँ के वो आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ में तो टावर ही नहीं खड़ा कर पाया था, वहाँ टावर था नहीं, मोबाइल बांट दिया। अब सुकमा जिले में टावर है ही नहीं, बीजापुर में टावर है नहीं, और मोबाइल आप बांट दिए, उसका कोई उपयोग है? और फिर मांग है क्या उसकी? मांग कर रहे थे क्या? लोगों ने मांग की थी। आप तो कमीशन के चक्कर में सब कर रहे थे। तो दोनों योजनाओं में बहुत अंतर है। मुख्यमंत्री जी नहीं, कलेक्टर मतलब मैंने तो सीधा वो उनकी इच्छा थी कलेक्टर बनने की। आप सब जानते हैं कि उसकी परिस्थिति क्या है, मुख्यमंत्री जी लेकिन उसको हमने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करा दी, डीजी से मुलाकात करा दी, सारे वरिष्ठ अधिकारियों उनके साथ फिर भोजन भी कराया। वो बड़े खुश हैं कि यहाँ मंत्रियों से भी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत भी की उन्होंने। मुख्यमंत्री जी, कवर्धा जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कुछ निर्देश आपने अधिकारियों को जारी किए हैं। आपने उस मसले पर कुछ कहा है कि किस तरह से उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए था? देखिए, ऐसे मामलों में बहुत संवेदनशीलता के साथ और सजगता के साथ, सतर्कता के साथ उसे कार्रवाई करना चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। सामने वाले की जो नीयत है उसे भी पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, किन कारणों से ऐसी घटनाएं हो रही है, उसके पीछे की मानसिकता क्या है, उसे अध्ययन करने की आवश्यकता है। सर ये होटलों में जो सर जो हाँ जी, अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ में जो चीज़ है नहीं, मुख्यमंत्री ने अपना समय क्यों बर्बाद किया? कानून व्यवस्था मीटिंग को लेकर आई थी, मीटिंग को लेकर अजय जी के किसी प्रतिक्रिया पे, किसी बयान पे उसका प्रतिक्रिया देने के लायक हैं क्या? सर, कवर्धा की जो घटना हुई है सर, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी के लोग प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कोई व्यापक चर्चा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम रहा नहीं छत्तीसगढ़ में। वैसे भी जनता उसको नकार दी, 15 साल उनको मौका दिए, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ को न समझे, न छत्तीसगढ़ के लोगों भावनाओं के अनुसार कोई निर्णय लिए। छत्तीसगढ़ की जो पहचान है उसे मिटाने का काम किया, चाहे वो राजीव पुन्नी मेला से लेकर और दूसरे जो राम वनगमन पथ तक के आप देखेंगे तो हमारे अस्तित्व को मिटाने में भारतीय जनता पार्टी लगी रही। और अब हमको जब मौका मिला है तो सारे हमारी जो संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी बोली है, हमारी भाषा है, हमारे राजगीत है, सबको हमने लिया है। साथ ही हमने किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योग के लिए सब कुछ ऐसे निर्णय लिए। तो इनके पास अब कुछ मुद्दा रहा नहीं, तो उनके पास केवल 2 मुद्दे हैं, एक धर्मांतरण और दूसरा जो है सांप्रदायिकता। ये दोनों में उसकी मास्टरी है, जबकि छत्तीसगढ़ में वो स्थिति है ही नहीं। जो प्रायोजित करने की कोशिश करेंगे वो मुँह के खाएंगे। सर ये चीज़ देखा जा रहा है सर बहुत आसानी से ऐसे लोगों की चिन्हित करने की ज़रूरत है जो लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। उसे पहचानने की ज़रूरत है, उसकी मानसिकता को जानने की ज़रूरत है और प्रोएक्टिव होकर काम करने का आवश्यकता सर है। एक सवाल है सर, लगातार शहरों में देखा जा रहा है गुटखा बारों में, खासकर होटलों में परोसा जा रहा है, उसके लिए कुछ निर्देश दिए? आज मैंने सारे एसपी आईजी के कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में एक भी हुक्का बार संचालित नहीं होना चाहिए। सर, मोदी जी ने कहा कि आज की सदी की सबसे बड़ी जब महामारी आई तो भारत के ऊपर सवाल उठने लगे कि भारत महामारी का सामना कैसे कर पाएगा और वैक्सीन के लिए पैसा इतने कहाँ जुटा पाएगा, और वैक्सीन अगर भारत को मिलती है तो क्या सब लोगों को मिल पाएगी? देखिए, देश की क्षमता पे कोई प्रश्न नहीं उठाया है। भारत देश के और भारत के लोगों के क्षमता पे, योग्यता पे कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न मोदी सरकार की नीयत पे, कि जब यहाँ वैक्सीन बन रहा है तो उस समय जब ज़रूरत थी तो विदेश भेज क्यों रहे थे, और जब यहाँ ज़रूरत थी तब राज्यों पे आपने सौंप दिया। जब आप राष्ट्रीय आपदा घोषित कर चुके हैं और उसके हिसाब से आप गवर्न कर रहे हैं तो फिर वैक्सीन आप उपलब्ध कराएं। फिर भी हम लोगों को कहा था, सबसे पहले छत्तीसगढ़ है जो उन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे, हम अपने लोगों को वैक्सीन के पैसा देंगे, और हमने देना भी शुरू कर दिया था।
बाद में वो निर्णय वापस लिए हो। तो सवाल योग्यता का नहीं है, भारतीयों के योग्यता पे कहीं कोई प्रश्न कोई लगा ही नहीं सकता, न भारत के लोगों पे, न भारत की सेना पे, न भारत की बौद्धिकता पे। सवाल तो उसकी नियत पे है कि आप प्रधानमंत्री सहायता कोष होने के बाद भी आपने जो राशि इकट्ठा करने का जो निर्णय लिया और उसे आप आरटीआई के दायरे से बाहर करके रखा है। आज भी सवाल पूछ रहे हैं, वेंटिलेटर भेजे उसका क्या हुआ, वो चले कितने, सारे देश भर में जितने राज्यों में भेजे वो कोई चल ही नहीं रहा। उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं। वैक्सीनेशन के जो आंकड़े आए हैं उसमें, हाँ जी, वैक्सीनेशन के जो आंकड़े आए हैं उसमें छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसकी क्या वजह नजर आ रही है? वो पिछड़ा हुआ नहीं है। देखिए जुड़ा हुआ प्रश्न है कि वैक्सीनेशन के मामले में क्या बीजेपी श्रेय की राजनीति कर रही है? देखिए, जहाँ तक कि ये वैक्सीनेशन पहले कर लेते, विदेश नहीं भेजते, सारे उत्पाद को आप यहाँ के लोगों को लगाते तो बहुत सारे लोग जो पीड़ित हुए, बहुत सारे लोग हैं जिसकी मौतें हुई, वो बचाया जा सकता था। ऑक्सीजन आप उपलब्ध करा देते तो हजारों हजार लोगों की जानें बच सकती थी, जो कि आप नहीं किए। आप तो पश्चिम बंगाल में दीदी वो दीदी करते रहे और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी बात है, छत्तीसगढ़ में 60% से 60 से ऊपर उम्र के लोगों के 93% वैक्सीनेशन हो गया। 45 से अधिक उम्र वालों के 60% वैक्सीनेशन हो चुका है। जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनके तो 100% हुआ है, जो हेल्थ वर्कर उनका 100% हो गया। तो छत्तीसगढ़ पीछे ही नहीं है। सवाल इस बात का कि आप वैक्सीन उपलब्ध तो कराएं, वैक्सीन ही नहीं उपलब्ध करा रहे थे, हम लगाएं किसको, कहाँ से लगाएं, किसको लगाएं? आप उपलब्ध कराएं। छत्तीसगढ़ में रोज़ 3 लाख 4 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करने की हमारी क्षमता है। हमारी क्षमता पे आप प्रथमवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते। सवाल ये है कि वैक्सीन उपलब्धता की है। थैंक यू। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।